हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे और आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है और इन सभी टॉपिक को एक बार पढ़कर जाना, और या फिर आप किसी भी साल का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना। यहाँ से आपको उस क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में भी यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना, देख लेना, समझ लेना, ताकि आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाएँ तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें से सबसे पहले हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखो, क्वेश्चन हमसे कह रहा है, टॉपिक समझ लो या फिर आप क्वेश्चन समझ लो। किसी भी संधारित्र को एक सीमा से अधिक आवेश देना संभव नहीं है, क्यों? यानी कि अगर कोई संधारित्र है उसको एक सीमा से ज़्यादा आवेश उसको देना संभव नहीं है, ऐसा क्यों होता? मान लीजिए आपको पता है कि किसी भी संधारित्र है उसको एक सीमा तक हम आवेश देंगे, ये तो आपको पता है संभव नहीं है, लेकिन क्यों संभव नहीं, ये चीज़ नहीं पता है, तभी आपको नंबर तो मिलेंगे लेकिन कम नंबर मिलेंगे। तो हम पूरा देखेंगे क्यों देना संभव नहीं है। ठीक है, देखो, हमारे पास कोई भी संधारित्र है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, संयोजन आपने पढ़ा होगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में मैंने सारा कुछ पढ़ाया है, डेरिवेशन भी आपको सॉल्व करवाएं। देखो, संधारित्र को लगातार आवेश देते रहने से, जो भी हमारे पास संधारित्र है, अगर हम उन संधारित्र को लगातार आवेश देते रहेंगे, अगर किसी भी व्यक्ति को लगातार कोई चीज़ देती जाए तो क्या होता है, जिस व्यक्ति को आप कोई भी चीज़ दे रहे हैं या वो आपको दे रहा है, तो आप जिसे दे रहे होंगे उसके पास वो चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी, या फिर आपको दे रहा तो आपके पास लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, देते रहने से प्लेटों के बीच विभवांतर में धीरे धीरे वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर प्लेटों को क्या मिला आवेश, तो इससे क्या होगा, उसकी प्लेटों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा उस विभवांतर में क्या होगी, धीरे धीरे वृद्धि, यानी कि बढ़ता चला जाएगा। विभवांतर क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एक विशेष स्थिति आ जाने पर एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिससे प्लेटों के बीच माध्यम का जो वैद्युत रोधन होता है वो टूट जाएगा। प्लेटों के माध्यम जो होता है उसके बीच में एक वैद्युत रोधन लगा होता है, वो वैद्युत रोधन टूट जाएगा। यानी कि अगर हम कोई भी व्यक्ति है उसको इतना पैसा दे दें कि वो समझ ही ना पाए, तो वो एक तरीके से उसके पास आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है वो व्यक्ति। ठीक है, तो इसीलिए हम कोई भी संधारित्र उसको लगातार आवेश देते रहेंगे तो उसके जो विभवांतर है उसकी प्लेटों के बीच, उसमें क्या होगी, वृद्धि होती जाएगी, यानी कि वो बढ़ता चला जाएगा, जिससे एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी, एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिससे स्थिति पर उसके बीच में परावैद्युत जो एक माध्यम होता है, उसके बीच का जो माध्यम होता है, उस माध्यम का वैद्युत रोधन जो लगा होता है वो टूट जाएगा और संधारित्र चिंगारी उत्पन्न करके विसर्जित हो जाएगा। और संधारित्र क्या करेगा, चिंगारी उत्पन्न करेगा और विसर्जित हो जाएगा, मतलब बेकार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हम संधारित्र को जितना चाहे उतना आवेश नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, हमने पढ़ ली। यानी कि हमारे पास कोई भी संधारित्र है उसको एक लिमिट से ज़्यादा हम आवेश नहीं दे सकते हैं। अगर हम देते हैं तो वहाँ पर विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा और इतना विभवांतर हो जाएगा कि उसके बीच में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उसके बीच में जो वैद्युत रोधन लगा होता है वो टूट जाएगा, जिससे क्या होगा, संधारित्र की जो प्लेटें होती हैं उनके बीच में चिंगारी उत्पन्न होगी और वो विसर्जित हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। देखो, आपको वैद्युत विभव की परिभाषा पर टिप्पणी कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। साथ साथ इसका मात्रक बताइए, और मात्रक आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। साथ साथ इसकी बीमा भी लिखिए, और बीमा भी एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में या फिर अति लघुत्तरी में आपसे पूछ ली जाएगी कि निम्न में से यानी कि वैद्युत विभव की बीमा कौन सी है। ठीक है, तो ऐसा पूछ लिया जाएगा, या आपसे अति लघुत्तरी में एक नंबर में पूछ लिया जाएगा कि आप वैद्युत विभव की बीमाएं लिखिए। समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा में क्या होता है, देखो, वैद्युत क्षेत्र में हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है, किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव परीक्षण आवेश Q0 उत्पन्न अनंत से। देखो, वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव परीक्षण आवेश Q0, और कोई इसको Q0 भी कहते हैं। आपने किसी को पढ़ते हुए सुना होगा कि इसको Q0, तो Q0 भी आप कह सकते हैं या Q0 भी कह सकते हैं। को अनंत से, को क्या करेंगे, अनंत से, कोई भी एक परीक्षण आवेश है Q0 जिसको हम क्या करेंगे, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W,
परीक्षण आवेश Q0 है या Q0 है और उसको अनंत से किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या है, W है। और परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि परीक्षण आवेश जो होता है वो Q0 के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। देखो तो आपके अनुपात के बराबर होता है तो वैद्युत विभव का सूत्र क्या हो जाता है, वैद्युत विभव को B से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। B इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q0, यानी कि जो भी परीक्षण आवेश उसमें लाने में किया गया कार्य और अपान में परीक्षण आवेश, ठीक है, समझ में आ गया। तो V इक्वल टू वैद्युत विभव का सूत्र होता है W/Q0, ठीक है। अब W का है वर्क है, कार्य करना पड़ेगा, Q0 क्या है, आवेश है, ठीक है। तो वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल, देखो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है प्रति कूलाम, यानी कि जूल बटे कूलाम है होता है, जिसे वोल्ट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वोल्ट भी कह सकते हैं, V/4 वोल्ट होता है, ठीक है। तो वैद्युत विभव का मात्रक हम वोल्ट भी कह सकते हैं या फिर जूल प्रति कूलाम। जूल क्यों लिखा गया, देखो वर्क के जो हम वर्क करते हैं वो जूल में होता है, ठीक है। एनर्जी आवेश जो भी होता है वो कूलाम में नापा जाता है, इतने कूलाम आवेश उतने कूलाम आवेश, ठीक है, समझ में आ गया। अब बच्चों इसी के द्वारा हम इसकी बीमा निकाल लेंगे, इसकी बीमा याद रख लेना, Em L⁻², T⁻³ और A⁻−1 होती है। और ये बीमा जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे और आपके पेपर में भी यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इसीलिए आप बच्चों इन सभी क्वेश्चंस को, इन सभी टॉपिक को याद रखेंगे और याद कर कर ही आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है। देखो यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन के अंतर्गत आ गए हैं, इन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना समझ लो। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, यानी कि इसकी परिभाषा बतानी है और आपको इसका मात्रक बताता। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है, समझ में आ गया। और या तो आपसे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा पर टिप्पणी कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, समझ लो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल से अभिलंबवत क्या होगा, क्षेत्रफल से कैसे अभिलंबवत, अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसको ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसका मात्रक जो होता है बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, या फिर इसी को हम वोल्ट मीटर कह सकते हैं। याद रख लेना क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका मात्रक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका मात्रक आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अब अगला इसी में क्वेश्चन क्या बचा है, ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है। यदि बल रेखाएं बंद पृष्ठ से अंदर की ओर जाती हैं, यदि जो बल रेखाएं हैं बंद पृष्ठ से क्या होती हैं, अंदर की ओर जाती हैं, तो वैद्युत फ्लक्स का चिन्ह ऋणात्मक होता है। किसकी ओर जाएंगी, अंदर की ओर जाती है तो वैद्युत फ्लक्स का जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणायन होता है। समझ में आ गया, आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। फिर बच्चों समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखो समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, ठीक है। देखो समविभव पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हों, समविभव पृष्ठ कहलाता है। देखिए वैद्युत क्षेत्र है उसमें स्थित कोई एक ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी बिंदु समान विभव पर हों, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अगर आपको ये परिभाषा थोड़ी टिपिकल लगती है, कठिन लगती है, हार्ड लगती है तो याद रख लेना, एक बार सुन लीजिए। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। चाहे आप ये परिभाषा याद रखें, चाहे आप ये परिभाषा याद रखें, ठीक है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के, कोई भी आवेश है उसको समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, जो वर्क करना पड़ता है, वो शून्य होता है, नगण्य होता है, ठीक है। समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ के समीप यानी कि उसके पास में वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, यानी कि 90 डिग्री पर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। और आपसे बोर्ड एग्जाम में
प्रकाश के व्यतिकरण पर टिप्पणी कीजिए, संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आप लोगों से पूछे जाते हैं। देखो, किसी माध्यम में, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति, देखो एक ही आवृत्ति एवं लगभग समान आयाम वाली, कोई भी एक माध्यम है एक ही आवृत्ति एवं समान और एवं लगभग समान आयाम वाली, देखो लगभग समान आयाम वाली दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में, एक साथ और एक ही दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से, तो उनके क्या होगा, अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। एक बार समझ लो, कोई भी एक माध्यम है, उस माध्यम में एक ही आवृत्ति और लगभग समान आयाम वाली दो तरंगे एक साथ एक दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से, यानी कि वो एक दूसरे से मिलेंगी, उनसे बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होती है और एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। ठीक है, अब जिन बिंदुओं पर अधिकतम होती है उसे हम क्या कहते हैं, और जिन बिंदुओं पर न्यूनतम होती है उसे क्या कहते हैं, समझो। तो जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है, तो जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता जो होती है अधिक होती है, अधिकतम होती है, उसे संपोषी व्यतिकरण, उसे क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तथा जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। समझ में आ गया, साधारण सी बात थी। अब यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से कैसे पूछ सकता है, घुमा कर। देखो, अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है उसे हम क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, तो याद रख लेना, जिन पर अधिकतम होती है उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं और जिन पर न्यूनतम होती है उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। याद रख लेना, ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, यानी कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। देखो, नंबर 1, प्रकाश के दोनों स्रोत से निकलने वाली तरंगों की कलाओं का अंतर जो है स्थिर रहना चाहिए, यानी कि उनके कलाओं का जो अंतर है वो स्थिर रहना चाहिए, अर्थात प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए, बराबर हो या फिर लगभग बराबर होने चाहिए। दोनों स्रोत एक दूसरे से क्या हो, निकट हो, यानी कि एक दूसरे से पास में हो। और ये दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, इसके दूसरा टॉपिक है और इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, तो आप इनको जरूर तैयार कर लेना। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि मीटर ब्रिज सिद्धांत क्या है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके बोर्ड के पेपर में न्यूमेरिकल भी इस तरीके से देखने को मिलते हैं। देखो, मीटर ब्रिज का जो सिद्धांत होता है वो व्हाइटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्यरत होता है या कार्य करता है। मीटर ब्रिज का जो सिद्धांत है व्हाइटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर क्या है, कार्य करता है। ठीक है, इसके अनुसार किसके अनुसार, मीटर ब्रिज सिद्धांत के अनुसार यदि चार प्रतिरोध P, Q, R तथा S, चार प्रतिरोध हैं, एक P है, एक Q है, एक R है और तथा एक S है, समांतर चतुर्भुज के रूप में जोड़कर इनके एक विकर्ण में बैटरी, इनके एक विकर्ण में क्या करेंगे हम, बैटरी, इनको समांतर चतुर्भुज जोड़ देंगे। उनमें जोड़ने के बाद इसके एक विकर्ण में बैटरी तथा दूसरे विकर्ण में धारामापी जोड़ने पर, एक विकर्ण में जो आपकी बैटरी उसे जोड़ देंगे तथा दूसरा विकर्ण में हम क्या करेंगे, धारामापी जोड़ देंगे। जोड़ने पर धारामापी में कोई भी धारा नहीं बहती है, जोड़ देंगे तो धारामापी में कोई भी धारा नहीं बहती है, तो उक्त प्रतिरोध के बीच में निम्नलिखित संबंध होता है, PQ बटे RS, P बटे Q अपॉन में इक्वल टू R अपॉन में S होता है। इस सूत्र है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि विभवमापी का सिद्धांत क्या है, यानी कि जो विभवमापी है इसका सिद्धांत क्या है। देखो, विभवमापी का सिद्धांत समझो इसको। यदि किसी एक समान परिच्छेद के में, कोई भी एक समान परिच्छेद है, उस समान परिच्छेद के चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए, उसके चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए, तो तार जो होता है उसकी तार की किसी लंबाई पर होने वाला विभव जो होता है, विभव पतन जो होगा, विभव का क्षय जो होगा, उस खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा हुआ है, आप और लगा लें। ठीक है, चालक का प्रतिरोध पदार्थ की चालकता, पदार्थ की लंबाई, चालक का जो प्रतिरोध होता है पदार्थ की लंबाई तथा चालक का जो परिच्छेद होता है उस पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध किन बिंदुओं पर निर्भर करता है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है और आपसे बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, किरणें, अवरक्त तरंगे तथा पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी तरंगे तथा एक्स किरणों का एक एक उपयोग लिखिए। इनका एक एक उपयोग आपके बोर्ड के पेपर में शायद 2022 में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, 22 या 23 में ऐसे ही पूछा गया है बोर्ड के पेपर में, ठीक है। तो इन पर हम एक एक उपयोग, हम दो उपयोग बात कर लेंगे, एक एक पूछा गया, अगर दो भी पूछ लिया जाता है तो हमारा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म तरंगों की बात करेंगे। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग उपग्रहों तथा लंबी दूरी के बेतार संचार में इसका प्रयोग होता है। तो सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग हो गया उपग्रहों के जो होते लंबी दूरी के बेतार संचार में हो गया, तथा विमान संचालन के समय जो रडार प्रणाली होती है उसमें भी सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अवरक्त जो तरंगे होती है उनका प्रयोग देखो, कोहरे तथा धुंध में फोटोग्राफी में, कोहरे और धुंध में जो फोटोग्राफी करते हैं उनमें भी इसका प्रयोग होता है। फलों व बीज जो होते हैं उनको सुखाने में भी इसका प्रयोग होता है। अब पराबैंगनी तरंगे जो होती हैं, इन तरंगों का उपयोग नकली दस्तावेजों, नकली नोटों तथा अंगुली छापन का पता लगाने में भी किया जाता है। अगर हम एक्स किरणों की बात करें तो उसको देख लो। एक्स किरणें, इन तरंगों का उपयोग शरीर की हड्डी टूटने का पता लगाने में, फेफड़ों के रोगों को पता लगाने में किया जाता है। यानी कि जो एक्सरे होती है, एक्स किरणें जो होती हैं, इनका उपयोग जो किया जाता है हड्डी के टूटने का पता लगाने में, यानी कि जो एक्सरे होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। इनमें इतनी क्षमता होती है, मांस को तो भेद देती हैं लेकिन ये हड्डी को नहीं भेद पाती हैं, इसीलिए इसका एक्सरे में प्रयोग किया जाता है। और एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेना और एक बार इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेना। अगर बच्चों इन सभी क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा।